हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त न्यू कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज लेकर आया हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आपकी भी मेरी तरह ये पसंदीदा कोरियन सीरीज में से एक बन जाएगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि हर एक एपिसोड बाकियों से अलग है, पर आखिर में आपको पता चलेगा कि ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, जहाँ हर एक व्यक्ति अपने फैसलों के परिणाम यानी के कर्मा का सामना करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज के कहानी से। सीरीज की शुरुआत एक अबैंडन बिल्डिंग से होती है, जहां एक पार्क कार से गैस निकाला गया था और फिर हम देखते हैं कि एक अनजान शख्स उसी बिल्डिंग में गैस चारों तरफ फैला रहा था, जो एक दूसरे अनजान शख्स को जिंदा जलाने के मकसद में है। आग लगाने के बाद सीन फिर कुछ देर आगे मुड़ जाती है, जहां फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में थे। उन्हें फिर वही पीड़ित बुरी तरह से जला मिलता है, पर भाग्य से उसमें अब भी जान बाकी थी, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में एक फीमेल डॉक्टर उसका इलाज करती है, जिसकी हालत बहुत गंभीर थी, पर वो उसे बचाने में कामयाब होती है। अब कुछ समय बाद जब मरीज को होश आता है, तो वो डॉक्टर उसको अपना नाम जययोंग बताता है, जो नाम सुनते ही उस बचाने वाले डॉक्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं। जीसी के साथ ये सीन यही कट हो जाती है। आप सीन कुछ समय पहले जययोंग पे मुड़ जाती है, जिसके दरवाजे पर एविक्शन की नोटिस उसके रहन सहन के तरीके को देख हमें साफ समझ आता है कि वो आलसी, नकारा और इररिस्पॉन्सिबल इंसान है। उसने कुछ समय पहले लोन शार्क से पैसे कर्ज में उठाए थे, जो उसने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिए, और अब वो बस इंतजार कर रहा है कि कब उसके पैसे डबल होंगे। पर पैसे लौटाने का समय कब का बीत चुका था, और जब वो लोन शार्क की रिपीटेड कॉल्स नहीं उठाता, तो उसके लोग उसे अगवा करके अपने सीक्रेट अड्डे पर ले आते, जहां वो उसे धमकाते कि अगर उसने 1 महीने के अंदर उसके पैसे नहीं लौटाए तो उसकी शरीर का हर ऑर्गन निकाल लिया जाएगा। वो फिर उसके फोन में 1 महीने बाद का रिमाइंडर सेट करके उसे एक बस स्टैंड पर छोड़ देते हैं, और यहाँ से मूवी का पहला चैप्टर शुरू होता है। अब अगले दिन जब जययोंग अपने काम पर जाता है, तो उसका एक कलीग उससे जानने की कोशिश करता है कि मेरा मुनाफा कब होगा, यानी कि जययोंग ने उसके भी पैसे लेकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिए। इसी दौरान उसकी नजर गिलयोंग पर जाती है, जिसे उसका सीनियर नौकरी से निकाल रहा था। गिलयोंग अपने सीनियर से जिद करने लगता है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे मेरे परिवार को जल्दी पैसे भेजने हैं, पर उसका सीनियर फिर भी उसे नौकरी से निकाल देता है, जिससे वो एकदम भड़क जाता है और अपने सीनियर को ही पीट देता है। गिलयोंग के अब गुस्सेल बर्ताव और उसके हाथों पर बने टैटू से जययोंग को समझ आ जाता है कि वो एक हिंसक गैंग का मेंबर है। जययोंग तो इतना नालायक था कि वो कुछ देर अपने पिता से कॉल करके पैसों की मांग करता है, पर उसे पता चलता है कि उसके पिता का कार दुर्घटना हो गया है, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। यहाँ अब उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है, जो उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसी के कार से उसके पिता की टक्कर हुई, जो उससे अनजाने में हुआ, और वो मैटर को पुलिस तक नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो 5 मिलियन वॉन के बदले मामला यहीं रफा दफा करने की विनती करता है। जययोंग सच में बहुत कमीना था। वो ऑफर को एक्सेप्ट करके अपने पिता से झूठ कहता है कि उसने 3 मिलियन देकर भरपाई कर दी है, क्योंकि बाकी उसने अपने जेब में डाल लिए थे। इतना ही नहीं, वो अपने पिता के भी पैसे उनसे लेने की कोशिश करता है, ये कहकर कि उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, पर उसके पिता उसके हर हरकतों से वाकिफ थे, इसलिए वो उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देते। पर नीच जययोंग यहाँ भी नहीं रुकता। वो शख्स से फिर से मिलकर उसे ब्लैकमेल करता है और उससे और 3 मिलियन ऐंठ लेता है। जययोंग की तो लॉटरी तब लग जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने 500 मिलियन वॉन की इंश्योरेंस की है, जिनके मरने पर सारा पैसा उसे ही मिलेगा, क्योंकि नॉमिनी में उसका नाम था। कमीना अब उस शख्स को कोसने लगता है कि काश उस इंसान ने मेरे पिता पर गाड़ी चढ़ा दी होती, तो उनके मरने पर आज ही उसे सारे पैसे मिल जाते। वो अपने पिता के मरने का इंतजार नहीं कर सकता, इससे पहले कि लोन शार्क वाले उसकी जान ले ले। यहाँ अब उसके दिमाग में एक खुराफात आइडिया सोचता है, और वो ये है कि वो अपने पिता को मरवाने का तय करता है। उसे तभी याद आता है कि गिलयोंग को पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वो उसका पता लगाकर उसे तुरंत मिलता है। जययोंग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक खौफनाक गैंग मेंबर रह चुके हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें 60 मिलियन दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे पिता को मारना होगा। कुछ भी हो, ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी हत्या की गई है। ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए, वरना सारा शक मुझ पर जाएगा। मैं एक जगह भी जानता हूँ जहाँ से मेरे पिता हमेशा चर्च से लौटते हुए गुजरते हैं, जहाँ कोई कैमरास भी नहीं है, इसलिए वहाँ पे उनकी जान लेना आसान होगा।
अब बेरोजगार गिलियोंग को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो आसानी से मान जाता है। पर उसे जायोंग से गारंटी भी चाहिए थी कि वो बाद में अपने सौदे से पीछे नहीं हटेगा, और ये बात जायोंग जानता था, इसलिए उसने उनके बीच की सारी बातें एक डिवाइस में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे फिर वो गिलियोंग के हवाले कर देता है, जो उसे लौटाना होगा जब वो उसे काम होने के बाद पेमेंट कर दे। लेकिन जायोंग ने गिलियोंग पर भरोसा करके भूल कर दी थी, क्योंकि काम होने से पहले ना मिलने का कहकर भी गिलियोंग उससे अगले दिन पब्लिकली मिलता है, क्योंकि लालची गिलियोंग कैसे तो जान चुका था कि उसके पिता के मरने के बाद उसे 500 मिलियन वॉन मिलेगा, इसलिए वो उसके पिता के हत्या के बदले 30 मिलियन नहीं बल्कि 150 मिलियन वॉन की मांग करता है। और जायोंग को उसकी मांग माननी पड़ती है, क्योंकि उसके पास उसका वो रिकॉर्डिंग है। आज ही के दिन गिलियोंग प्लान को अंजाम देने वाला था, इसलिए शक उस पर ना जाए। जायोंग जानबूझकर अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट, फिर एक कैरियोकी बार और आखिर में एक फास्ट फूड कॉर्नर में वेट्रेस के ठीक सामने बैठकर अपना समय काटता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो गवाही दे सके कि वो उस समय यही था। वो देर रात तक गिलियोंग के कॉल का इंतजार करने लगता है, पर उसका कॉल नहीं आता। लेकिन सुबह उसे पुलिस खबर मिलती है कि उसके पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे। बस इसी का तो उसे इंतजार था, इसलिए रोने की प्रैक्टिस करने के बाद वो सीधे मुर्दाघर जाता है। पर इस सीरीज का नाम कर्मा यूं ही नहीं है, क्योंकि ऑफिसर उसे बताता है कि उनका एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या की गई है, क्योंकि एक गवाह ने सारी घटना देख ली कि हत्यारे ने उन्हें कुचलने के बाद गाड़ी फिर से रिवर्स की, और फिर निश्चिंत करने के लिए कि उनकी जान गई कि नहीं, वो कार से भी उतरा। और ये वही गवाह है जो उसके पिता की करीबी दोस्त है, जो उनके साथ चर्च आती जाती रहती है। अब ये जानकर तो जायोंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब शायद उसे इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर हत्यारा पकड़ा गया तो पुलिस उस तक भी पहुंच सकती है। लेकिन सीरीज का पहला ट्विस्ट तो अब भी बाकी है, क्योंकि अब जो ऑफिसर रिवील करता है उससे जायोंग की पैंट गीली हो जाती है। वो उसे बताता है कि हम इसे हत्या इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनकी लाश हमें दूर एक पहाड़ों में गड़ी मिली, जो जानकर जायोंग एकदम दंग रह जाता है। जीसी के साथ एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत एक व्लॉगर से होती है, जो पहाड़ों में ट्रेकिंग के लिए निकली होती है। तभी वो देखती है कि कुत्ता कुछ तो खोदे जा रहा है, और जब वो उसके करीब जाती है तो उसे जायोंग के पिता की लाश गड़ी मिलती है, यानी कि उसके ही कारण उनकी लाश मिली, जो कोई संयोग नहीं बल्कि जायोंग का कर्मा है। अब इसके बाद चैप्टर 2 की शुरुआत सैंगुन से होती है, जो एक अमीर डॉक्टर है जो अपना एक क्लिनिक भी चलाता है, और आज वो यूजोंग के साथ डेट पर है। डेट एंड होने पर सैंगुन घर लौटने लगता है, पर यूजोंग थोड़ा नॉटी मूड में थी, इसलिए वो उसे किसी होटल में रात बिताने के लिए कहती है, जिस पर सैंगुन पिघल जाता है। इसलिए वो दोनों भी एक होटल में चेक इन करते हैं। सैंगुन यहाँ पीना तो नहीं चाहता था, पर यूजोंग के रोमांटिक जेस्चर्स को देख वो पीने भी लगता है, और फिर दोनों एक अच्छी रात बिताकर सो जाते हैं। लेकिन फिर लेट नाइट यूजोंग को उसके दोस्त का कॉल आता है कि उसके पिता गुजर गए, इसलिए उसे जाना होगा। सैंगुन अब ड्रंक होने के कारण उसके लिए टैक्सी बुक करने लगता है, पर यूजोंग को उसकी बात अच्छी नहीं लगती कि वो उसे ड्रॉप नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना लेट हो चुका है। इसलिए अब उसे रूठता देख वो उसे ड्रॉप करने का तय करता है। यूजोंग को लगता है कि वो उसे कितना तकलीफ दे रही है, इसलिए वो उसका सफर के दौरान मूड बनाने की कोशिश करती है। सैंगुन उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इससे उसका ध्यान भटक सकता है, पर यूजोंग भी बहुत मूड में थी, और सैंगुन को आखिर में गिविंग करना ही पड़ता है। और जिस बात को उसे डर था वो ही आखिर में होता है। वो एकदम से किसी को कार से उड़ा देता है, और फिर उसकी नस चेक करने पर पता चलता है कि वो सांस नहीं ले रहा। इससे अब सैंगुन एकदम घबरा जाता है, और वो खुद को कोसने लगता है कि आखिर मैंने क्यों यूजोंग की बात मानी, मैं दारू नहीं पीना चाहता था। यूजोंग यहाँ उसे पुलिस को रिपोर्ट करने की सलाह देती है, पर सैंगुन ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ड्रंक और ड्राइव के केस में उसे बड़ी सजा हो सकती है। वहीं इससे पहले कि वो कुछ सोचते एक कार आने लगती है, इसलिए वो लाश को टेम्पोरली छिपा देते हैं। वो अनजान कार उन्हें बीच सड़क पर देख रुक जाती है कि कहीं उन्हें कोई मदद की जरूरत तो नहीं, पर सैंगुन उन्हें कन्विंस करने में सफल रहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, इसलिए फिर वो निकल जाते हैं। लेकिन जाते जाते उस कार का ड्राइवर अपने गर्लफ्रेंड से एक अजीब ही सवाल कर जाता है कि क्या तुमने पिक्चर्स लिए, जिस पर वो कहती कि मैं नहीं ले सकी। अब आखिर यहाँ क्या चल रहा है ये आगे क्लाइमेक्स में रिवील होगा।
सैंगुन अब लाश को कहीं दूर गाड़ने का तय करता है। यूजोंग उसे बहुत समझाती है कि ये सही नहीं है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, पर सैंगुन को यही ऑप्शन सही लग रहा था। ऊपर से उनकी मुसीबत तो तब बढ़ जाती है जब उन्हें करीबी एक अनजान नागरिक गुजरते नजर आता है, जिसने शायद उनकी सारी बातें सुन ली थी। इससे पहले कि वो भाग निकलता, सैंगुन घबराहट में उसे साइकिल से धक्का दे देता है, जिसका सिर एक गार्बेज टिन से टकराने से उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। सैंगुन अब इससे और पगला जाता है। ये कम नहीं था कि अब वो 2 हत्याओं का जिम्मेदार है, पर उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय भी नहीं था, इसलिए वो उसके भी लाश को ठिकाने लगाने का तय करता है। पर यूजोंग अब भी उसके प्लान से खुश नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो उसके साथ हो लेती है। दोनों अब जब एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं, तब उस दूसरे विक्टिम को होश आ जाता है, यानी कि वो मरा नहीं है, जो अब जान की भीख मांगने लगता है। सैंगुन अब इससे सोच में पड़ जाता है कि वो उसे भी मार दे या जाने दे, क्योंकि वो ही एक सबूत है जो उन्हें जेल भिजवा सकता है। पर यहाँ सैंगुन दिमाग से काम लेता है और उसकी जान ना लेकर वो उसे शांत करता है और फिर तुरंत ही उसके अकाउंट में ढेर सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और उसकी मदद भी करे उस लाश को गाड़ने में, जिसके लिए वो मजबूरन मान जाता है। अब इनके पास खोदने के लिए औजार नहीं थे, इसलिए किसी तरह वो हाथों और गुलसिक से खोदते। वो अनजान इंसान फिर सैंगुन को समझाता है कि ये गड्ढा और गहरा होना चाहिए, वरना मिट्टी हटने से उनकी लाश नजर आ जाएगी। पर सैंगुन के पास अभी समय नहीं था, क्योंकि जल्दी सूरज निकलने वाला था, इसलिए जितना हो सके वो उसे गाड़ के जाने लगते। पर अब वो शख्स समझ चुका था कि सैंगुन उसकी जान लेने से रहा, इसलिए अब वो लालची बन जाता है और बेशर्मों की तरह और पैसों की मांग करता है। सैंगुन भी इस मैटर को रफा दफा करना चाहता था, इसलिए वो हामी भर देता है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते। वो सुबह तक अब घर पहुंच जाते और यूजोंग को ड्रॉप करने के बाद वादे के मुताबिक सैंगुन उस शख्स को पैसे ट्रांसफर करके यही उम्मीद करता है कि होपफुली ये मैटर यहीं खत्म हो गया। वो इसके बाद सबसे पहले डैश कैम से मेमोरी कार्ड निकाल लेता है ताकि सबूत पीछे ना छूटे, और फिर वो कार को गैराज में दे देता है, क्योंकि कार को उस घटना से डैमेज हुआ था। पर यहाँ हम ये भी देखते हैं कि वही 2 शख्स जो उस रात सैंगुन से मिले थे, वो चुपके से उसकी तस्वीर ले रहे थे। इतना कम नहीं कि जब सैंगुन सब कुछ हैंडल करके अपने क्लिनिक चला जाता है, वो लालची को उसकी क्लिनिक भी याद अमकता है, यानी कि सैंगुन का भी कर्मा उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। जीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।